अध्याय 106 शौक शेन मियामियान के अचानक उच्चारण ने झोउ सियू को चौंका दिया, और जब उसकी नज़र शेन मियामियान से मिली तो उसे ये कुछ हद तक ठंडा लगा। वांग जिंगजिंग के शब्द उसके दिमाग में उभर आए, जिससे उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और उसे लगा कि कमरे का माहौल विशेष रूप से भयानक हो गया है। मैं वह पूरा वाक्य कहे बिना काफी देर तक मैं शब्द को हकलाती रही। वापस सोने जाओ, शेन मियामियान ने शांत भाव से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झोउ सियू ने अवज्ञा का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत न करते हुए जोर से निगल लिया और अपने बिस्तर पर वापस चली गई, जैसे कि किसी भूत से भाग रही हो, अपने कंबल में घुस गई हो। वह सोते समय जानबूझकर अपने पैर शेन मियामियान की तरफ बढ़ाती थी, लेकिन इस बार उसने दूरी बनाए रखी। अपने पैर कंबल के बाहर फैलाए, फिर भी थोड़ा कांप रही थी। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झोउ सियू की प्रतिक्रिया से वह कुछ हद तक हैरान थी। वह अभी अभी थोड़ी ठंडी हुई थी, लेकिन क्या झोउ सियू को इस तरह डराने के लिए ये पर्याप्त था? निश्चित रूप से उसके पास हेनान की उपस्थिति नहीं थी। इसे भूल जाओ, कल एक परीक्षा है। जब तक झोउ सियू उपद्रव नहीं करता, ये ठीक है। घर में 2 छात्रों की परीक्षा होने के कारण शेन जियानहुआ और झोउ लैनफेंग सुबह बहुत जल्दी उठ गए और 5:30 बजे चावल पकाना शुरू कर दिया। शेन मियामियान जल्दी सो जाने के कारण जल्दी उठ जाता था, जबकि झोउ सियू रात के दूसरे पहर तक सो नहीं पाया था और उसे सुबह उठना मुश्किल हो गया था, इस डर से कि उसे देर हो जाएगी। झोउ लैनफेंग ने चावल तैयार होने से पहले ही उसे जल्दी से फ़ोन किया। सियू, सोना बंद करो, जल्दी करो और उठो, आज तुम्हारी परीक्षा है, देर मत करो। उस लड़की को देखो, वह पहले ही नहा चुकी है। ये सुनकर झोउ सियू का उत्साह बढ़ गया। क्या मेरी बहन स्कूल गई थी? उद्धरण चिन्ह। अब चूंकि सड़कें अच्छी स्थिति में थीं, इसलिए बाइक से स्कूल जाना संभव था। यदि शेन मियामियान बाइक ले जाए तो वह क्या करेगी? अभी नहीं, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। जल्दी करो और कपड़े पहनो, सर्दी न लग जाए। जैसे ही झोउ लैनफेंग ने कहा, शकरकंद का दलिया अभी भी स्टोव पर उबल रहा था और झोउ सियू को उठते देखकर वह रसोई में चली गई। झोउ सियू ने राहत की सांस ली, अपनी नींद भरी आंखें मलीं और जल्दी से कपड़े पहनकर बिस्तर से बाहर आ गईं। शेन जियानहुआ रसोई में आग जला रही थी। झोउ सियू को अंदर आते देख उसने चॉपिंग ब्लॉक की ओर इशारा किया। वहाँ गर्म पानी है। अंकल, आपने मुझे आग जलाने के लिए क्यों नहीं जगाया? आप कल ही वापस आ गए, आपको आज और आराम करना चाहिए। झोउ सियू ने अपना चेहरा धोने के लिए पानी डालते समय मीठी मीठी बातें कीं, इससे पहले कि शेन जियानहुआ जवाब दे पाता। झोउ लैनफेंग ने कहा, देखो सियू कितनी समझदार है। जब आप यहाँ नहीं थे, उस दौरान वह मेरे लिए आग जलाने के लिए सुबह उठती थी। बोलने के बाद उसने शेन मियामियान पर एक नज़र डाली, मानो ये संकेत दे रही हो कि वह आलसी थी। झोउ सियू ने भी शेन मियामियान को अपराध बोध से देखा। उसे डर था कि शेन मियामियान उसे बेनकाब कर देगा। वर्तमान शेन मियामियान की ज़बान तेज थी। अगर उसने वास्तव में सच्चाई उजागर कर दी तो झोउ सियू की सभी वर्षों की कड़ी मेहनत व्यर्थ हो गई होती। सौभाग्य से उसके लिए शेन मियामियान कटोरे और चॉपस्टिक ले जाने में व्यस्त था और उसका बोलने का कोई इरादा नहीं था। दोनों बच्चों को अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शेन जियानहुआ ने झोउ लैनफेंग को कीमती सुअर के मांस का एक छोटा टुकड़ा, जिसे परिवार खाने के लिए अनिच्छुक था, का उपयोग करने के लिए कहा और इसे चीनी गोभी के साथ भून लिया। बर्तन से सुगंध आने लगी।
जिससे झोउ सियू के मुंह में पानी आ गया और यहाँ तक कि झोउ लैनफेंग ने भी जोर से निगल लिया। उन्होंने काफी समय से मांस नहीं खाया था और वह भी मांस खाने को तरस रही थी। शेन जियानहुआ की मदद से नाश्ता विशेष रूप से जल्दी तैयार किया गया। झोउ लैनफेंग ने दलिया निकाला और झोउ सियू को एक मल्टीग्रेन केक दिया। जल्दी करो, खाओ और जल्दी जाओ। धन्यवाद चाची। झोउ सियू ने आत्मसंतुष्ट दृष्टि से शेन मियामियान की ओर देखा। वह कल रात डरी हुई थी, मुश्किल से सोई थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि अगर शेन मियामियान को वास्तव में कोई समस्या होती तो घर में बहुत पहले ही अराजकता हो गई होती और वह इतनी विनम्र नहीं रहती। ठीक है। अध्याय 107 अजीब आवाजें। जिस व्यक्ति ने घर पर शेन मियामियान को सबसे अधिक परेशान किया वह झोउ लैनफेंग था। अगर शेन मियामियान के साथ वास्तव में कुछ गलत हुआ था तो जिस व्यक्ति को घबरा जाना चाहिए था वह झोउ लैनफेंग था। उसने कभी भी शेन मियामियान को खुलेआम धमकाया नहीं था। इसमें डरने की क्या बात थी? क्या तुम कल जल्दी नहीं सोए थे? झोउ लैनफेंग ने अपनी तेज आंखों से अचानक देखा कि झोउ सियू के पास भारी काले घेरे थे। ये स्पष्ट था कि वह पिछली रात ठीक से सोई नहीं थी। शेन मियामियान को देखकर उसका छोटा चेहरा गुलाबी था। उसका रंग असाधारण रूप से अच्छा था। ये छोटी कमीनी, कौन जानती है कि वह हाल ही में क्या खा रही है? उसका रंग दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। कम से कम 5 या 6 पाउंड भारी। अगर उसे ये पता नहीं होता कि शेन मियामियान के पास पैसे नहीं हैं और उसके खुद के पैसे को नहीं छुआ गया है तो उसे शेन मियामियान पर मांस खरीदने के लिए पैसे चुराने का संदेह होता। झोउ सियू ने शेन मियामियान की ओर देखा, बोलने में झिझक की और फिर कहा, आज मेरी परीक्षा है और मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, इसलिए मुझे अनिद्रा हो गई है। उसके शब्द शेन मियामियान से असंबंधित लग रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें पूरी तरह से एक और अर्थ दे रही थीं। क्या तुमने सियू को धमकाया? झोउ लैनफेंग ने घूर कर देखा। काश वह शेन मियामियान के हाथ से पैनकेक छीन लेती। शेन जियानहुआ ने शेन मियामियान को भी देखा। मिया, कल रात क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। झोउ सियू ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वह दुखी है, फिर भी उसने खाना बंद नहीं किया। शेन मियामियान ने शेन जियानहुआ को मासूमियत से देखा और जवाब दिया, क्या हुआ? मानो कह रहे हों, अभिनय। कौन नहीं कर सकता? सियू कल रात इतनी देर तक क्यों सोई? शेन जियानहुआ ने पूछा। मैं कल रात अपने कमरे में लौटते ही बिस्तर पर चला गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मानो कुछ याद आ रहा हो। शेन मियामियान ने कहा। क्या उसने सिर्फ यह नहीं कहा कि उसे अच्छी नींद नहीं आई क्योंकि वह परीक्षा से घबरा गई थी? उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। सियू डरी हुई है, इसीलिए उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की। झोउ लैनफेंग को ऐसा लग रहा था मानो वह शेन मियामियान को निगल जाना चाहती हो। आज सियू की परीक्षा का दिन था, लेकिन इस छोटे से कमीने ने सियू की नींद में खलल डाला। यह निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया था। यदि वह उसे सबक नहीं सिखाती है, तो कौन जानता है कि वह भविष्य में सियू को कैसे परेशान कर सकती है। यदि वास्तव में ये बात आती है, तो बस इस लड़के को सोने के लिए मुख्य कमरे में ले जाएं। क्या आप उसका समर्थन करने के लिए यहाँ नहीं हैं? फिर आपने उसे बोलने दिया। शेन मियामियान थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। झोउ लैनफेंग की घृणित दृष्टि पर बस एक नज़र डालने पर वह समझ गई। झोउ लैनफेंग निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहा था। सियू, क्या उसने तुम्हें धमकाया? डरो मत, तुम्हारे चाचा और मैं यहाँ हैं।
हम तुम्हारे लिए खड़े होंगे। मैं। झो सियू ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि शेन मियामियान ने उसे टोका। मुझे अब याद आया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चारों ओर घुमाईं। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। मैं कल रात अचंभित होकर सो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ शोर सुना हो। सियू उस आवाज से परेशान हो गई होगी और सो नहीं पाए। नहीं, झो सियू कहना चाहती थी कि ऐसा नहीं है, लेकिन झो लैनफेंग ने बोलने का मौका काट दिया। कैसा शोर? मैंने कुछ नहीं सुना। झो लैनफेंग देर रात तक व्यस्त था। हालांकि वह बाहर पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अगर कोई शोर होता तो वह नोटिस कर लेती। शेन जियानहुआ भी हैरान दिखे। क्या ये बाहर का चोर हो सकता था? सौभाग्य से वे पहले ही परिवार के मवेशी और भेड़ें बेच चुके थे। बिस्तर की पट्टियों की चरमरती आवाज। शेन मियामियान ने गंभीरता से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे यह आपके कमरे से आया है। शेन जियानहुआ का लकड़ी का बिस्तर, जो उसकी शादी के समय बनाया गया था, कई वर्षों से उस पर सोया जा रहा था, और उसकी तख्तियां थोड़ी ढीली हो गई थीं। जब कोई इस पर बैठता तो यह आवाज करता, लेकिन वास्तव में इसे केवल मुख्य कमरे से ही सुना जा सकता था, शेन मियामियान के कमरे से नहीं। फिर भी उस क्षण शेन जियानहुआ और झो लैनफेंग दोषी महसूस करते हुए शेन मियामियान के शब्दों पर शर्मा गए। अध्याय 108। कोई रास्ता रोक रहा है। शेन मियामियान ने अपने मुंह के कोने पर एक शरारती मुस्कान के साथ उन्हें देखा, और फिर एक मासूम नज़र के साथ वह शेन जियानहुआ की ओर मुड़ी और पूछा, पिताजी, क्या माँ रात में नींद में बात करती है? मैं थोड़ा उदास था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसे बात करते हुए सुना है। झो सियू ने गुप्त रूप से शेन मियामियान को देखा। आश्चर्य हुआ कि उसने इसके बारे में कैसे नहीं सुना। पिछली रात शेन मियामियान लकड़ी की तरह सोई थी। उसे कुछ भी कैसे सुनाई दे सकता था? आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। झो लैनफेंग का चेहरा ये सोचकर लाल हो गया कि कमरे में होने वाली हलचल को दो बच्चों ने सुन लिया था। वह आमतौर पर अनुचित थी। रात में मौसम ठंडा था और बच्चे जल्दी सो गए थे, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके कमरे से शोर सुनाई देगा, जिससे झो सियू की नींद खराब हो जाएगी। अगर यह बात बाहर चली गई तो पूरा गांव उन पर हंसेगा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैंने वास्तव में इसे सुना है, और सियू ने भी सुना है, इसीलिए वह सो नहीं सकी। मैं। झो सियू समझाना चाहती थी, लेकिन शर्मिंदगी और गुस्से से लाल झो लैनफेंग ने उसे एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। आप कहते हैं कि आपने सुना, तो आपने क्या सुना? मैंने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। वह शापित लड़की, अगर उसने इसे उगलने की हिम्मत की, तो झो लैनफेंग उसका गला घोंट देगा। पर्याप्त। शेन जियानहुआ का चेहरा पहले से ही शर्मिंदगी से लाल हो गया था। किस माता पिता को अपनी बेटी से ऐसी बातें सुनने में शर्म महसूस नहीं होगी? उसे इस बारे में बोलना तो दूर की बात है। उसे क्या कहना था? अगर इस बारे में खुलकर बात की जाती तो क्या उनके पास कोई चेहरा बचता? अधिक सावधान न रहने के कारण वह अपनी पत्नी से थोड़ा निराश था। उसने उसे कल रात अपनी आवाज़ कम रखने के लिए याद दिलाया था, फिर भी उसने जोर देकर कहा था कि बच्चा अच्छी तरह सो रहा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी करो और खाओ, फिर स्कूल जाना। बोलने के बाद शेन जियानहुआ ने झो सियू पर नज़र डाली। उसकी अभिव्यक्ति और भी अप्राकृतिक थी। शेन मियामियान कल रात गहरी नींद में सोई थी। उनींदापन में उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन झो सियू अनिद्रा से पीड़ित थी, शायद। वह नहीं जानता था कि बच्चा कितना समझता है,
लेकिन उसे अपनी पत्नी को अपनी भतीजी के विचारों की जांच करने के लिए समय देना होगा। झोउ सियू उदास लग रहा था। अब भी उसे समझ नहीं आया कि झोउ लैनफेंग और शेन जियानहुआ अचानक क्यों लाल हो गए थे। शेन जियानहुआ के खराब रंग को देखकर उसने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना खाना खाया और फिर शेन मियामियान के साथ स्कूल के लिए निकल गई। उनके जाने से पहले झोउ लैनफेंग ने झोउ सियू की गर्दन और चेहरे के चारों ओर कसकर एक स्कार्फ लपेट दिया। आज ठंड है, अपने शरीर को गर्म लपेट लें ताकि आपको सर्दी न लगे। अच्छे ग्रेड प्राप्त करना सुनिश्चित करें। शेन मियामियान पर नज़र डालते हुए, जो संकोची और अप्रतिस्पर्धी दिख रहा था, शेन जियानहुआ ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हारे पास दूसरा स्कार्फ नहीं है? एक स्कार्फ भी मियामियान के चारों ओर लपेट लो, झोउ लैनफेंग ने चिढ़कर उत्तर दिया। उसने पहले से ही एक सैन्य कोट पहन रखा है, उसे स्कार्फ की क्या आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह, वह दुपट्टा जिसे वह खुद भी घर पर पहनना पसंद नहीं करती थी। शेन मियामियान इसे पहनना चाहती थी। वह स्वर्ग क्यों नहीं चली जाती? पिताजी, मुझे ठंड नहीं लग रही है, शेन मियामियान ने उदासीनता से कहा। अपने पुनर्जन्म के बाद से उसने कभी भी झोउ लैनफेंग से थोड़ी सी भी गर्मजोशी की उम्मीद नहीं की थी। शेन जियानहुआ ने देखा कि शेन मियामियान वास्तव में अच्छी तरह से बंधा हुआ था और उसने और कुछ नहीं कहा। वह उन्हें गांव के प्रवेश द्वार तक ले गया और झोउ सियू उसके सामने दिखावा करना चाहता था। अनिच्छा से शेन मियामियान को ले गया, लेकिन अंदर वह उसे आधे रास्ते में छोड़ने की योजना बना रही थी। शायद स्वर्ग ने झोउ सियू की आंतरिक चीखें सुनी, क्योंकि गांव छोड़ने के कुछ देर बाद ही उन्हें रास्ते में रोक दिया गया था। शेन मियामियान, ठीक है, मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी हैं। मैचमेकर ली ने अपनी साइकिल के हैंडल को पकड़ते हुए और अपना चेहरा लंबा खींचते हुए कहा, जैसे कि वह झगड़ा करना चाह रही हो। सर्दियों की सुबह में घना कोहरा था, जिससे दृश्यता घटकर केवल 2 या 3 मीटर रह गई। नतीजतन झोउ सियू अपनी बाइक तेजी से नहीं चला रही थी, जिससे मैचमेकर ली को साइकिल पकड़ने का मौका मिल गया। अध्याय 109 पीछे छूट गया। ये पता चलने पर कि मैचमेकर ली का लक्ष्य शेन मियामियान था, झोउ सियू ने अपने दिल में राहत की लहर महसूस की। शुक्र है कि उसकी चाची ने उसके चारों ओर एक स्कार्फ लपेटा था, जिससे केवल उसकी आंखें खुली रह गईं, जिससे मैचमेकर ली उसे पहचानने से बच गई। जैसे ही शेन मियामियान ने मैचमेकर ली को देखा, वह समझ गई कि आगंतुक परेशानी का मतलब है, लेकिन उसे एक परीक्षा में भाग लेना था और उसके पास इस पर बर्बाद करने का समय नहीं था। वह विशेष शांति के साथ बोली, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो तुम मेरे घर जा सकते हो और पहले मेरी माँ को देख सकते हो। मुझे अभी अपनी परीक्षा देने जाना है। इतना कहने के बाद उसने जाने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन मैचमेकर ली ने दूसरे हाथ से उसका स्कूल बैग पकड़ लिया। परीक्षा, वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। यदि समय की गणना न की गई होती तो वह संयोग से यहाँ कैसे पहुँच सकती थी? मुझे परवाह नहीं है कि आप अपनी परीक्षा में जा रहे हैं या नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने जू परिवार के बारे में गपशप अंदर से शुरू की थी? उद्धरण चिन्ह, जैसा कि अपेक्षित था, यह इस मामले के बारे में था। शेन मियामियान की आंखों में शीतलता का भाव झलक रहा था। आंटी लियू को पता था कि मैचमेकर ली कैसी हैं और वह निश्चित रूप से उसे उजागर नहीं करेगी, और केवल कुछ ही लोग इस मुद्दे के बारे में जानते थे। सूरजमुखी के बीज के साथ झोउ सियू की घटना को याद करते हुए उसने झोउ सियू की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। झोउ सियू को उसकी नज़रों से दोषी महसूस हुआ और उसने जल्दी से मैचमेकर ली से कहा, आंटी, अगर आप उसे ढूंढ रही हैं,
तो क्या आप मेरी बाइक छोड़ सकती हैं ताकि मैं स्कूल जा सकूं? उद्धरण चिन्ह। इस बार झो सीयू ने नाव को डुबाने के लिए बर्तन तोड़ने की ठानी। जब तक मैचमेकर ली ने शेन मियामियान को रोके रखा, उसे परीक्षा देने से रोका। भले ही शेन जियानहुआ ने उसे शेन मियामियान को पीछे छोड़ने के लिए दोषी ठहराया, कम से कम वह स्कूल जाने के लिए स्वतंत्र थी। यदि वह परीक्षा से चूक गई, तो शिक्षक ली को निश्चित रूप से शेन मियामियान को निष्कासित करना होगा। मैचमेकर ली ने सोचा कि झो सीयू की आवाज़ परिचित लग रही है, लेकिन वह याद नहीं कर सका कि यह कौन थी। उसका लक्ष्य वैसे भी शेन मियामियान था, और आसपास एक कम व्यक्ति निस्संदेह बेहतर होगा। उसने झो सीयू की साइकिल छोड़ दी। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जल्दी करें। बहन, मुझे दोष मत दो, झो सीयू ने असहाय चेहरे से कहा। यही वह मुसीबत है जो तुमने खड़ी की है। हम दोनों में से किसी एक के लिए यहाँ फंसे रहने से बेहतर है कि हम भाग जाएं। इस डर से कि मैचमेकर ली अपना मन बदल लेगी, वह अपनी साइकिल पर बैठी और एक बार भी अपना सिर पीछे किए बिना निकल गई। शेन मियामियान का दिल डूब गया। चाहे जो भी हो, हम मेरी परीक्षा के बाद बात कर सकते हैं। आप पहले मेरी माँ के पास जा सकते हैं। वह झटके से दूर चली गई, लेकिन मैचमेकर ली को नहीं हिला सकी, जो अक्सर खेत का काम करता था और किसी भी आदमी की तरह ही मजबूत था। इसलिए वह केवल झो सीयू को उड़ते हुए देख सकती थी। आपने गपशप की और अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी माँ को ढूंढूं? जब तक आप मुझे स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक आप आज नहीं जा रहे हैं, मैचमेकर ली ने कहा। आप किस प्रकार का स्पष्टीकरण चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप मेरे बारे में अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? क्या मैंने आपको या कुछ और को ठेस पहुंचाई है? मैचमेकर ली की अभिव्यक्ति उग्र थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह शेन मियामियान से प्रभावित थी। छोटी बच्ची भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी। अतीत में जो लोग उससे झगड़ते थे, अगर वे थोड़े डरपोक होते, तो अब तक रो रहे होते। दूसरी ओर, शेन मियामियान अभी भी जवाब देने की हिम्मत कर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी बहादुर थी कि उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोल सकती थी। यदि जू परिवार को वास्तव में उसके जैसी बहू मिल गई, तो माँ जू अंततः अपने जीवनसाथी से मिलेंगी। क्या आप नहीं जानते कि जू परिवार किस तरह के लोग हैं? क्या उन्हें उनके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए किसी की ज़रूरत है? इस बिंदु पर पीछे हटना बेकार था। ये प्रसिद्ध है कि मैचमेकर ली को ताकतवर की तुलना में कमज़ोर लोगों द्वारा अधिक आसानी से धमकाया जाता था। 10 मील के दायरे में जहां लोग मैचमेकर ली को जानते थे, लगभग हर कोई जानता था कि जितना अधिक किसी को धमकाया जा सकता है, उतना ही बेरहमी से मैचमेकर ली उन्हें धमकाएगा। आप अफवाहें फैलाते हैं और अब आप सही हैं। मैचमेकर ली ने शेन मियामियान के माथे पर जोर से वार किया। तो आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शेन मियामियान बोल रहा था, उसकी नज़र लगातार आसपास खोज रही थी, मदद के लिए किसी राहगीर को ढूंढने की उम्मीद में। अध्याय 110 बाघ के मुंह से भागना। बाघ की मांद में गिरना दुर्भाग्य से। गहरी सर्दी में सुबह ठीक 6 बजे आकाश अभी तक पूरी तरह से उज्ज्वल नहीं था, और घने कोहरे ने सब कुछ ढक दिया था, जिससे सड़क पर किसी को भी देखना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मैचमेकर श्रीमती ली इतने ठंडे दिन में इतनी जल्दी स्कूल जाने का रास्ता क्यों रोक रही थीं? ये स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था। श्रीमती ली का इरादा प्रतिशोध के साधन के रूप में उन्हें परीक्षा देने से रोकने का था। इस अनुमान से शेन मियामियान का दिल बैठ गया। वह श्रीमती ली के सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, और अगर कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया, तो उसे सचमुच डर था कि वह इस बार परीक्षा से चूक जाएगी।
क्या स्वर्ग ने उसे पुनर्जन्म और आशा की एक किरण देकर उस पर कृपा की थी, जिससे वह एक बार फिर निराशा में चली गई? नहीं, वह अपनी किस्मत को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, जानबूझकर किसी छात्र को परीक्षा देने से रोकना कानून के खिलाफ है। उसकी आंखों में शीतलता और दृढ़ संकल्प झलक रहा था जो उसकी कम उम्र को झुठला रहा था और दूसरों में एक दमनकारी भावना पैदा कर रहा था। लेकिन आखिरकार वह शरीर से सिर्फ एक बच्ची थी, और श्रीमती ली, एक अनुभवी, अपने संयम को पुनः प्राप्त करने से पहले केवल क्षण भर के लिए चौंक गई थी। उपहास के साथ श्रीमती ली ने उपहास किया, मुझे पुलिस से डराने की कोशिश मत करो। यहाँ तक कि अगर जैद सम्राट खुद भी आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगी। यदि श्रीमती ली वास्तव में शेन मियामियान को परीक्षा देने से रोकना चाहती तो वह डर जाती, लेकिन चूंकि उसका लक्ष्य वास्तव में परीक्षा को रोकना नहीं था, इसलिए वह जरा भी भयभीत नहीं हुई। कहीं से साइकिल की घंटियों की आवाज सुनाई दी। शेन मियामियान की आंखें चमक उठीं और जल्द ही उसने 2 छात्रों को अपनी साइकिल पर सवार होते देखा। सड़क के बीच में किसी को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हुए। छात्रों ने तुरंत अपनी बाइक रोक दी। ये देखकर श्रीमती ली की पकड़ कड़ी हो गई। शेन मियामियान इन दोनों छात्रों को नहीं जानता था और उनके हाव भाव से बता सकता था कि वे उसकी मदद नहीं करेंगे। हालांकि उसने हार नहीं मानी। कृपया, क्या आप स्कूल में शिक्षक चेन को बता सकते हैं कि कोई रास्ता रोक रहा है और मुझे परीक्षा तक पहुंचने से रोक रहा है? उसने विनती की। श्रीमती ली ने पास से गुजर रहे छात्रों की ओर देखा और बुरी तरह से बोली, धूर्त लड़की, क्या तुम नहीं हो? अपने काम से काम रखो और हस्तक्षेप मत करो, जब तक कि तुम्हें भी जाने से रोका न जाए। दोनों छात्र डर गए और शेन मियामियान से नजरें मिलाने के बाद अपनी बाइकें धक्का देकर चले गए, यह महसूस करते हुए कि अधिक देरी से उसे निश्चित रूप से स्कूल के लिए देर हो जाएगी। शेन मियामियान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हताशा के एक क्षण में उसने श्रीमती ली के अप्रत्याशित क्षण का फायदा उठाया और उसके हाथ पर जोर से काट लिया। ओह, तुम छोटे बच्चे, क्या तुम कुत्ते के वर्ष में पैदा हुए थे या क्या? श्रीमती ली चिल्लाईं। सावधान रहने पर श्रीमती ली ने सहज रूप से जाने दिया और शेन मियामियान ने मुड़ने और भागने का अवसर जब्त कर लिया। श्रीमती ली उम्र में बड़ी थीं और शेन मियामियान जितनी फुर्तीली नहीं थीं। साथ ही मियामियान श्रीमती ली को पीछे छोड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी। वह इतनी तेजी से दौड़ी कि घने कोहरे के कारण वह तेजी से किसी से टकरा गई। टक्कर से वह एक कदम पीछे खिसक गई, लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन उस व्यक्ति ने समय रहते उसकी बाँह पकड़ ली। सावधान, आवाज आई। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। इससे पहले कि शेन मियामियान स्पष्ट रूप से देख सके कि यह कौन था, उस व्यक्ति ने आश्चर्य व्यक्त किया। अरे, ये तुम हो? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उसने पूछा। मुझे जाने दो, उसने मांग की। क्या किस्मत सचमुच उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी? वह अभी अभी श्रीमती ली से अलग होने में कामयाब हुई थी। तभी उसकी मुलाकात जू हेयंग से हो गई। उसने जमकर संघर्ष किया, लेकिन जू हेयंग की पकड़ एक शिकंजे की तरह थी, जिसने उसकी बाँह को मजबूती से रोक रखा था। क्या आपको परीक्षा के लिए देर हो रही है? उद्धरण चिन्ह। तुम छोटे शैतान, क्या तुम कुत्ते के वर्ष में पैदा हुए थे? तुम्हारी मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई? श्रीमती ली ने हाँफते हुए कहा। जू हेयंग द्वारा शेन मियामियान को पकड़े हुए देखकर उसने अंततः राहत की सांस ली। उस दुबली लड़की ने उसे काटने का साहस किया। वह सजा पाने की हकदार थी। शेन मियामियान को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से बुझ गई। आंटी ली,
आप उसका पीछा क्यों कर रही हैं? जू